अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स 11 नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो है एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन किसे कहते हैं? परम्यूटेशन। और दूसरा हमारे पास है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। परम्यूटेशन आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो परम्यूटेशन कहलाते हैं जी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिया हुआ हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और आपने उनको अरेंज करना है, यानी कि आपने उनकी तरतीब, मुख्तलिफ तरतीब बनानी है। जबकि कम्बिनेशन क्या है, हमारे पास आपने अरेंजमेंट का ख्याल नहीं रखना, आपने सिर्फ सिलेक्शन करनी है। तो बड़ी ब्रीफली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये है जी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स, या कोई पीपल्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है जिसको आपने अरेंज करना है, वो हम आगे देखेंगे। और कम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कम्बिनेशन को क्या कहलाते हैं जी? चॉइस या फिर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा इलाबोरेट करें अगर परम्यूटेशन को, तो ये है जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से आपके पास 10 मुख्तलिफ चीज़ें आपको दी हुई हैं, 10 लेट्स से पिक्चर्स दिए हुए हैं, और उसमें से आपको 5 पिक्चर्स को अरेंज करना है। 10 में से 5 को, हो सकता है 10 में से आप 6 करें, 7 करने को कहें, या पूरे के पूरे 10 को आपने अरेंज करना हो। तो इसे हम दूसरे अल्फाज में क्या कहलाते हैं जी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of arrangements of r objects out of n different objects, n different objects। n things में से r को आपने अरेंज करना है। जबकि कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन में आपने सिलेक्शन करनी है या चूज करना है। आपने सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जांपल की मदद से समझते हैं दोनों को के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बड़ी ब्रीफली बता दूँ, आगे चलकर मैं आपको डिराइव भी करूँगा इन फॉर्मूलों को जिन्हें आप अपने बुक में देख रहे हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे। तो इसको परम्यूटेशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ एन परम्यूटेशन आर। जबकि कम्बिनेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ एन कम्बिनेशन आर। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। याद रखें, दोनों में एन का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जबकि आर क्या है? उस टोटल ऑब्जेक्ट में से आपको कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज या सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, उन्हीं एन में से आपने उठाना है। और लेट्स से एन 10 है और आपको कहा गया कि इनमें से 3 को आपने अरेंज करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लो कि हमारे पास जो है ना 4 पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स। देखिए, मैं यहाँ पर ABCD नाम रख देता हूँ इन पिक्चर्स का, और उसमें से हमें 3 को अरेंज करना है। तो लेट्स से ये हमारे पास पहला पिक्चर है जी, और ये हमारे पास दूसरा पिक्चर, पिक्चर नंबर 2, और ये हमारे पास पिक्चर नंबर 3, और ये हमारे पास पिक्चर नंबर 4। 4 डिफरेंट पिक्चर्स या इमेजेस
हमें दिया हुआ है, और लेट्स से इनको मैं नाम रख देता हूँ। पिक्चर, इस पिक्चर का नाम ए है, इसको हम कहें बी है, ये सी और ये डी, 4 पिक्चर्स, ठीक है जी। और इन पिक्चर्स को लगाने के लिए, इन इमेजेस को लगाने के लिए हमारे पास सपोज कर लो 3 डिफरेंट फ्रेम्स हैं, 3 फ्रेम्स हैं हमारे पास, 3 फ्रेम्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। ये 3 फ्रेम्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अब जब हम अरेंजमेंट की बात करें तो ज़रा गौर से देखें कि मैं इनमें से कोई से 3 पिक्चर्स मुझे रेंडमली उठा के इनमें डाल देना, एक तो बच जाएंगे ना। तो यहाँ पर बात ये समझ आ गई कि भाई देखें हमारे पास n जो है वो क्या है, n क्या है, 4 है, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 है। और r कितना है, ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, हमारे पास स्पेस ही 3 है, 3 ही तो हमारे पास बॉक्सेस हैं, 3 ही प्लेसेस हैं, आप इसको ये भी कह सकते हैं 3 प्लेसेस हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड यूजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जितने प्लेसेस को आपने फिल करना है वो नंबर ऑफ प्लेसेस आपने r से रिप्रेजेंट करना है उसको, ठीक हो गया जी। अब ये 3 फिल करने के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। मसलन मैं एक और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें क्या रखा, ए, फिर मैंने क्या रखा जी, बी, फिर सी, ये एक अरेंजमेंट हो गई। अब आप देखते जाएं, मैं ये बॉक्सेस जो है ना बार बार नहीं बनाऊंगा, इन्हीं के नीचे अरेंजमेंट्स बनाते जाऊंगा। तो आप देखिए ए को मैंने एज इट इज फिक्स रखा, बी को भी मैंने फिक्स रखा, अब सी की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, डी, सी की जगह मैंने डी यानी कि लास्ट वाले को मैंने चेंज कर दिया। इसी तरीके से आइए बढ़े ज़रा, ए को मैंने एज इट इज रखा, ए को मैंने एज इट इज रख दिया, और इसके बाद मैंने बी ए और बी को मैंने पहले फिक्स किया था, और सी लास्ट वाले जो बॉक्स हैं उसमें मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाते थे, जब आपने ए को और बी को एक एक जगह पर फिक्स कर दिया तो लास्ट वाले बॉक्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बचते थे, सी और डी, और एक दफ़ा आपने सी रखा, एक दफ़ा आपने डी रखा। अब अगर मैं ए के बाद बी को दोबारा से फिक्स करूँगा, यहाँ पर बी को यहाँ पर दोबारा से फिक्स कर दूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि मेरे पास या तो सी बचेगा या डी बचेगा, और ये अरेंजमेंट मैं पहले कर चुका हूँ, सी और डी को एक दफ़ा रख चुका हूँ और डी को भी एक दफ़ा रख चुका हूँ। इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सी या डी में से किसी एक को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ए को फिलहाल आप फिक्स रखें, लेकिन बी को मजीद फिक्स नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सी। अब कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स बचते हैं, एक आपके पास बी नहीं रखा अभी तक, और एक अभी डी को नहीं रखा, तो एक दफ़ा मैं बी रख दूंगा, और ए और सी को ऐसे ही फिक्स रख के एक दफ़ा मैं डी को रखूंगा। ये एक अलग अरेंजमेंट बन गई, देखो ए सी डी और ए सी बी अलग अरेंजमेंट बन गई। उसके बाद ये दूसरे वाले प्लेस में, यानी दूसरे वाले जो फ्रेम में मैंने पहले बी को फिक्स किया, फिर आखिर में जो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स बचते थे बारी बारी उनको रखा, फिर सी को मैंने फिक्स किया, 2 ऑब्जेक्ट्स बचते थे बारी बारी उनको रखा। उसके बाद अब कौन सा फिक्स करना है मुझे दूसरे पे, आप समझ रहे हैं, दूसरे पे अब मुझे डी को फिक्स करना है, ए डी। अब कौन सा बचता है, बी और सी बचता है, तो एक दफ़ा बी रखो और ए डी के साथ एक दफ़ा सी को रख दो, बी को रखा, एक दफ़ा सी को रखो। अब ज़रा देखिए आखिरी फ्रेम में मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को बार बार चेंज करता जा रहा हूँ, सेकेंड और फर्स्ट फ्रेम में मैं एक एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करता जा रहा हूँ। अब तक फर्स्ट फ्रेम में कोई भी चेंजेस नहीं की, सेकेंड फ्रेम और थर्ड फ्रेम में बार बार चेंजेस मैं कर रहा हूँ। टोटल सिर्फ ए को फिक्स करने पर कितने अरेंजमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट बन गए। मजीद में ए को पहले फ्रेम में रख कर कोई अरेंजमेंट नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास तमाम अरेंजमेंट्स बन चुके हैं। अब आप चाहें तो भी नहीं बना सकते मजीद, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया अरेंजमेंट बनाने के लिए आपको एक ही जगह पर बाकी तीनों में से बी सी डी में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगले अरेंजमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, बी को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब कौन सा बचा, ए सी और डी। तो सबसे पहले मैंने ए, बी के साथ ए रखकर सी और डी बचता है, तो एक दफ़ा सी रखा, बी के साथ ए रखकर एक दफ़ा डी रखा। वही तरतीब दोबारा से रिपीट होगी। उसके बाद दोबारा से
बी को आपने फिक्स किया हुआ है, बी की बारी है ना बी को शुरू में फिक्स करने की, ए की तो ख़त्म हो गई बारी। अच्छा, अब बी के बाद दूसरे फ्रेम में आपने ए को फिक्स कर दिया। ए को तो 2 ही बारी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद आपके पास सी और डी बचता था, तो सी को एक दफ़ा रखा, डी को एक दफ़ा रखा। तो अब हमें ये दूसरे फ्रेम में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बी के बाद मैंने ए को फिक्स किया, अब सी को फिक्स करते हैं। सी को फिक्स करने के बाद कौन से 2 पिक्चर्स बचे, पिक्चर ए और डी। तो पहले एक ए को रखें, फिर बी सी के साथ एक दफ़ा डी को रखें, ठीक हो गया। उसके बाद अब देखो बी शुरू में, ए दूसरे नंबर पर रख के उसकी बारी ख़त्म, सी भी ख़त्म, सी भी 2 दफ़ा आ गया। अब बी को शुरू में रखकर डी की बारी है। जब डी को यहाँ पे डाल देते हैं तो कौन से 2 पिक्चर्स बचते हैं, एक दफ़ा ए और बी को यहीं फिक्स कर दो, डी के साथ एक दफ़ा सी। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब बी की कितने अरेंजमेंट्स बन गए, बी के साथ 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स इसके बन गए। अब आप समझ रहे हैं, अगर आप पूरे अरेंजमेंट्स बनाते जाएंगे इसी तरीके से, तो फिर आपके पास कितने टोटल अरेंजमेंट्स बनने चाहिए, 24। यस, क्यों, क्योंकि ए के साथ 6 अरेंजमेंट बन गए, बी के साथ 6 अरेंजमेंट बन गए, और इसी तरह शुरू में सी को फिक्स करके आप अरेंजमेंट्स बनाते जाएंगे, तो फिर सी के साथ 6 अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, और डी को शुरू में रख के आप अरेंजमेंट बनाते जाएंगे, तो आपके पास डी के साथ 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे इसी तरह से। तो ये टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये जिसे हम परम्यूटेशन कहते हैं, परम्यूटेशन कितने हो गए टोटल, इक्वल्स टू 24 बन जाएंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बिल्कुल ओपनली आपको एक एक अरेंजमेंट बनाते हुए आपको समझाया कि इस तरह से मुख्तलिफ अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस चेंज होंगे तो फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है, ये आप देखते हैं कि सिर्फ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने में इतना लंबा एक प्रोसेस बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको काम को करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, ऊपर जो सिर्फ फार्मूला लिखा है, इसको हम अगली वीडियोस में डिराइव करेंगे। इस फार्मूले की मदद से अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए कि NPR इक्वल्स टू, ये फार्मूला ओपन करने पर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r होल फैक्टोरियल। n हमारे पास 4 है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने रखना था एट ए टाइम, 4 माइनस r हमारे पास 3 है, 3 फैक्टोरियल। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया, विच इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, 4 थी 12 दूनी 24, 24 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बन गए, ठीक हो गया जी। ये थी परम्यूटेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है। यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जो R है ना, R जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और n से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि आपसे ये कहा जाएगा मैक्सिमम कि लेट से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों के कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, चारों का इस्तेमाल करें। आपसे ये कहा जा सकता है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 2 को एट ए टाइम रखते हुए आप अरेंजमेंट्स बनाएं, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने R को 3 रखा, यानी कि 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स आप लोगों को दिखाए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर कम्बिनेशन बनाने जाएं कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 की कम्बिनेशन अगर बनाएं तो टोटल कितने कम्बिनेशंस बनेंगे। तो सबसे पहले सॉरी, यहाँ पर एक लाइन ड्रा हो गई खामखा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, तो लेट्स से यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें और उसके बाद जो है हम लोग कम्बिनेशंस बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं जिनके नाम मैंने दिए हुए हैं जस्ट ABCD। अब इसके मैंने बनाने हैं जी कम्बिनेशंस। तो सपोज कर लो 3 के एट ए टाइम 3 को लेना है ना, तो R हमारा 3 है, R3 है, तो एट ए टाइम 3 पिक्चर्स को लेना है। तो पहला मैंने लिया जी ABC, ओके, एक अरेंजमेंट हो, एक कम्बिनेशन, एक सिलेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, AB के साथ किसको लिया, D को, ये कम्बिनेशन हो गई। अब आप सोचेंगे ठीक है, अगर ये तरतीब हो गई है तो फिर A उसके बाद C कर दो, क्योंकि B के साथ तो C और D ही बचता था, B के बाद वो आपने यूज़ किया, एक दफ़ा C को एक दफ़ा B को।
लेकिन अब बी की जगह चेंज करके सी रखा तो आपके पास फिर से दो बचते हैं। कौन से दो? बी और डी। जब आप ए और सी को रखेंगे तो बी और डी बचता है। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई पहले एक दफ़ा बी को रखो, फिर दूसरी दफ़ा ए सी के साथ डी को रखो। ये तो अरेंजमेंट हो गई। अब सिलेक्शन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि देखो आपने ए सी बी, ये वाला ए सी बी ये आपने यूज़ किया हुआ है। ए बी सी अरेंजमेंट चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन में ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा ले लिया, अब उसकी अरेंजमेंट को नहीं देखना। अच्छा, इसको समझने के लिए आप एक और चीज़ देखें ज़रा थोड़ा सा। हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं। ये जो पिक्चर्स थोड़ी देर रखें एग्जांपल को, 4 प्लेयर्स हैं, उनमें से आपने किसी 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। किसी 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अली है, अहमद है, असलम है और नदीम है। इनमें से किसी 3 प्लेयर को आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने पहले क्या किया कि आपने लिया जी अली को, अहमद को, एच लिख देता हूँ, असलम को एक दफ़ा लिया। फिर उसके बाद आपने अली, अहमद और नदीम को लिया एक दफ़ा। ठीक है, इन तीनों को खेलने दिया। फिर आपने कहा यार ये नदीम भी सही नहीं खेल रहा यार, पहले आपने असलम को चेंज करके उसकी जगह आपने नदीम को डाल दिया था। अब आप कह रहे हैं कि भाई इस अहमद को चेंज कर दो, अहमद ने 2 मैचेस खेले, इसको चेंज कर दो। आपने अली, असलम को डाल दिया। फिर आप अगर अहमद को यहाँ पर डाल देंगे तो देखो ये 3 खिलाड़ी तो आ चुके थे ना, ये कम्बिनेशन तो आ गई थी। ये दोबारा क्यों ले रहे हैं आप? दोबारा नहीं लेना आपने। अली, असलम और नदीम नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर नदीम को ले सकते हैं। अली असलम के साथ आप नदीम को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि भाई अली, फिर उसके बाद नदीम कर दिया आपने। उसके बाद आप कहेंगे भाई अहमद को ले लो। तो आप देखिए ये ऊपर आ चुका है, अली, नदीम और अहमद ने खेला है ना, अली, नदीम और अहमद, ये दूसरा वाला देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो गई इसकी। अरेंजमेंट चेंज होने से वो कम्बिनेशन में, उस पर हमने अरेंजमेंट का ख्याल ही नहीं रखना। कम्बिनेशन में हमने ये देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, वो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, इस चीज़ को नहीं देखना। जब हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो फिर हमारे पिक्चर वाला जो एग्जांपल है उसका क्या बनेगा, ज़रा देखिए। ओके, तो उसको ज़रा देखिए, ए बी सी, ए बी डी, उसके बाद आपने ए सी बी जो लिया वो पहले आ चुका था, लिहाजा ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद आप ए सी डी को ले सकते हैं। यस, ए सी डी की कम्बिनेशन नहीं आई। उसके बाद आप क्या करें, ए को ही चेंज कर दें और बी सी डी, ये कम्बिनेशन हो गई। बी सी डी कहीं पर नहीं आई, बी सी डी नहीं आई। अब ज़रा देखिए, आप ये सोचेंगे कि ठीक है बी को शुरू में रखो और यहाँ पर ए को डाल दो और डी को डाल दो, तो फिर ये कहीं ना कहीं आ चुका होगा, बी ए डी, ए बी डी, ये देखो बी ए डी यहाँ पर आया हुआ है। तो एक दफ़ा इसमें ज़रा पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है। बी सी डी हो गया ना, 3 आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वापस ए के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ए को शुरू में फिक्स करके हम ऊपर कम्बिनेशन बना कर आए हैं। फिर बी की जब बारी आ गई तो ए पर वापस नहीं जाना। फिर सी को जब शुरू में रखने की बारी आएगी तो हम बी ए और बी दोनों पे नहीं जाएंगे। अब मसलन देखिए ये वाला दोबारा से गलत है क्योंकि ऊपर वो लिख चुका है, ये कम्बिनेशन नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ अरेंजमेंट की चेंजेस हुई है। फिर आप चाहेंगे कि भाई पहले सी को रखो फिर डी को रखो, तो आइए आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही 4 थे। अगर कोई ई होता यहाँ पर तो फिर ठीक है, 3 तो उसने रखने को कहा हुआ है, तो सी और डी को रखेंगे तो सिर्फ 2 आपने सेलेक्ट किया ना। अगर ई होता उस केस में यहाँ पर ई को देखना था, ए और बी रखने का कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि ए और बी की जितने कम्बिनेशन बन सकते थे उनको हमें शुरू में फिक्स करते हुए तरतीब से बनाया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स की जो कम्बिनेशन है वो कितने बन रहे हैं, ये भी ऊपर आ चुका, ये भी ऊपर आ चुका, तो टोटल हमारे पास 4 ही कम्बिनेशंस बन रहे हैं, 4 कम्बिनेशंस बन रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। देखो ए बी सी को एक दफ़ा लिया, ए बी डी को एक दफ़ा लिया, फिर ए सी और डी को लिया और फिर उसके बाद बी सी डी लिया, तो ये 4 कम्बिनेशंस बन गए। कम्बिनेशंस इक्वल्स टू कम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस इक्वल्स टू 4। अब फार्मूले के मुताबिक एन सी आर के मुताबिक अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 3 को आपने सेलेक्ट करना है एट ए टाइम, तो फिर उसका फॉर्मूला बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ये फार्मूला भी हम देखेंगे कि ये कहाँ से आया फार्मूला अगले वीडियोस में। यहाँ पर इन दोनों को जस्ट डिफरेंस बताना था मुझे। तो 4 फैक्टोरियल को थोड़ी देर ऊपर रखिए,
3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। उसके बाद आप क्या करें, 4 को खोलें, 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल, कि क्या बचा, 4 कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास 4 आ गए। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है आपने, तो फिर आप कोई तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी भी इनको आप सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स की हमें अरेंजमेंट करनी है, परमिटेशन निकालनी है, तो फिर आपको ये देखना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इन फार्मूलों की तरफ को, ज़रा फार्मूलों को डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद और डिटेल इस पे बात करेंगे मज़ीद एग्जांपल्स के साथ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स 11 नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर 6 वो आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस देखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो जैसे बुक में जो तरतीब है, पहले परम्यूटेशन की बात की हुई है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिए हुए हैं, तो हम पहले परम्यूटेशन को डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। तो परम्यूटेशन के बारे में हमने बात की थी कि ये क्या है जी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास लेट से 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें कहा जाता है कि 5 एट ए टाइम आपने उठाना है और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। तो इस अमल को हम परम्यूटेशन कह रहे होते हैं। ठीक है जी, तो देखिए परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला हम आज डिराइव करेंगे, NPR। NPR का मतलब n टोटल ऑब्जेक्ट्स, उसमें से r एट ए टाइम उठाना है। इसको हम नंबर ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप r डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो r प्लेसेस को फिल करना है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n हो तो उस केस में तो देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने जो है ना, लेट्स से कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r जो है बॉक्सेस हैं। तो लेट total distinct objects equals to n different objects हैं and we have number of places जो है वो r हैं, जिनको मैं यहाँ पे बनाता हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस को। ठीक है जी, तो सपोज कर लो कि हमारे पास ये मैं कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ। तो ये सपोज कर लो जी, पहला बॉक्स है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अप टू सो ऑन, एंड ये वाला इसको कर लेते हैं r नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये हो गया जी। अब सबसे पहले मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो उनमें से पहले बॉक्स को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये ज़रा सोचें कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे। लाइक हमने बात की थी ना कि लास्ट वीडियो में कि हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं ABCD, और मैं आपसे कहूँ कि इसमें से 3 को एट ए टाइम लेके अरेंज करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। एट ए टाइम कितने बॉक्सेस हुए, 3 बॉक्सेस या 3 फ्रेम्स हैं इन पिक्चर्स को अरेंज करने की। तो आप मुझे बता दें कि पहले फ्रेम को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें से मैं पहले बॉक्स में A को भी फिल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, B को फिल कर दूँ, C को लाके यहाँ डाल दूँ और D को लाके यहाँ डाल दूँ। मीन्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। फिर अब इनमें से किसी एक को मैं लाके इसमें इस पहले फ्रेम में या पहले बॉक्स में फिल कर दूंगा तो कितने पिक्चर्स बचेंगे मेरे पास। लेट से मैंने B को यहाँ पे लाके फिल कर दिया तो मजीद कितने पिक्चर्स बचेंगे, 1 कम हो जाएगा टोटल में से। तो दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, मेरे पास 3 ही ऑप्शंस बचे हुए हैं, और इन तीनों में से भी एक को लाके, लेट से मैंने C को लाके यहाँ पे फिल कर दिया, तो बाकी कितने पिक्चर्स बचे, 2। तो लास्ट बॉक्स को या लास्ट फ्रेम को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर दी फर्स्ट बॉक्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सेकंड बॉक्स और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स थर्ड बॉक्स, इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई
2 which is equals to 4 3 जा 12 2 जा 24, ये बनता है 24। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर देना है अलग अलग तमाम नंबर्स को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। यही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। अब सपोज कर लो कि हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो 4 हैं, इस 4 को 4 यहाँ पर क्या है n है, n इक्वल्स टू 4, और चूंकि 3 बॉक्सेस हैं तो r इक्वल्स टू 3 इन दिस केस। ज़रा इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर लेकर आए तो ये मेरे पास फर्स्ट बॉक्स है, ये मेरे पास सेकंड बॉक्स है, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास फोर्थ बॉक्स है, अप टू 5 6 7 8 करते करते ये मेरे पास R वाला बॉक्स है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स ही थे, उसमें से तीसरा बॉक्स ये वाला हो गया ना। इसी तरह इस एग्जांपल में मेरे पास R बॉक्सेस हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो R बॉक्सेस को आप काउंट करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से तो ये लास्ट वाला R बॉक्स आ गया। और ऑब्जेक्ट्स इस केस में, इस एग्जांपल में मैंने दिखाया आपको 4 हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने 4 है, n 4 है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका n का कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, n को हम n ही सपोज करें, और बॉक्सेस का भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। बॉक्सेस n के इक्वल या इनसे कम नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम R कहते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ उस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए आप इस पहले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस देखें कि कितने ऑप्शंस हैं। तो आपके पास n ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक को भी आप ला के रख सकते हैं। पहले को ला के रख दो, दूसरे को ला के रख दो, तीसरे को ला के रख दो। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास 10 ऑप्शंस मौजूद हैं पहले बॉक्स को फिल करने के। तो उसके बाद दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस 10 में से आप एक को पहले बॉक्स में रख देंगे ना, तो अब बाकी 9 बचेंगे। तो जब एक कम हो जाता है n में से, तो हम उसको क्या लिखते हैं, इसमें आपके पास n-1 ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से थर्ड वाले बॉक्स में n-2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फोर्थ वाले बॉक्स में n-3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। क्या आप इस तरीके से ये बात समझ सकते हैं कि मैं आपको सीधे से ये पूछ लूँ कि 10वें बॉक्स में, 10th वाले बॉक्स में, लेट्स से इधर कहीं आके 10वां बॉक्स आ जाता है, मैं आपसे पूछूं कि 10वें बॉक्स में कितना ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, तो आप क्या बताएंगे? आपको सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 10-1 यानी कि 9 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हैं कि पहला जो बॉक्स है उसमें n में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो n-0 हम कहें इसको। ओके, n में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा है तो n में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये 3 यहाँ क्या आ रहा है 2, ये 4 यहाँ क्या आ रहा है 3, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 वाले बॉक्स के लिए 3, तो 10 वाले बॉक्स के लिए सॉरी सिर्फ 9 नहीं, n-9 कहना था मुझे, सॉरी इसमें लिखना चाहिए था हमें। इसमें हमारे पास क्या होगा, n-9 ऑप्शंस मेरे पास मौजूद होंगे, n-9 ऑप्शंस। यानी कि अगर ये 10th बॉक्स है, 10 स्पेस या प्लेस है, तो मेरे पास n-9 ऑप्शंस होंगे। अगर 20th वाला बॉक्स देखें तो उसमें n-19 ऑप्शंस मेरे पास होंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 20 कुछ भी नहीं है, R वाले बॉक्स में है, तो आपको क्या कहना होगा, इसमें मेरे पास इसको फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस मौजूद होंगे n-R-1। ये बात अब आपको समझ आ रही होगी कि R जो भी नंबर है, बॉक्स नंबर कुछ भी है, बॉक्स नंबर 50 है, बॉक्स नंबर 100 है, बॉक्स नंबर 1000 है, उस बॉक्स नंबर में से एक कम करना है। अगर बॉक्स नंबर ये 100 है तो इसमें से मुझे एक कम करना है, 99 बनाना है इसको, और n में से उस 99 को माइनस करना है। तो ये n-99 ऑप्शंस मेरे पास मौजूद होंगे, यानी कि इतने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास बचे हुए होंगे, मेरे पास मौजूद होंगे, उनमें से किसी एक को लाके मैं इसमें फिल कर सकता हूँ। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर देखिए, n-3 को ले लो जरा, n-3 चौथा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास n-3 यानी कि n-4-1, यस, इसको भी उसी तरतीब में लिखूं अगर मैं, तो यहाँ देखिए जरा, इसे मैं लिख सकता हूं इसको, ये बॉक्स नंबर 4 है तो n-4-1, क्यों? क्योंकि ये n-3 हो रहा है। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूं ये बॉक्स नंबर क्या है 3, तीसरा प्लेस है ये, 3-1। इसी तरह से इसको बॉक्स नंबर 2 है तो n-2-1,
2 माइनस 1 1 हो जाता है, और 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। तो अगर हमें मालूम नहीं हो कि ये बॉक्स नंबर कौन सा है, यानी कि R लिखा हुआ हो उसकी जगह, बॉक्स नंबर बताने की बजाय हमें R दिया हुआ हो, तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, R में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और N में से उस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें इतने ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगे, इतने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अभी तक बचे हुए होंगे उस एक बॉक्स को फिल करने के लिए। तो अब ज़रा इस पिक्चर वाले एग्जांपल से आप देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई हमें जो है ना, हर बॉक्स के पास जितने चॉइसेस होते हैं उन तमाम चॉइसेस को आपस में हमने क्या करना है, आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने के लिए, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस, ईच नंबर बॉक्स के पास जितने ऑप्शंस हों या ईच बॉक्स की जितने अरेंजमेंट्स बनेंगी उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस केस में हमारे पास ये वाला एग्जांपल बनेगा जी, NPR इक्वल्स टू, या नंबर ऑफ permutations of R objects out of n objects, n different objects इक्वल्स टू, क्या बनेगा उस केस में, उस केस में ये बनेगा जी n इंटू मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, करते करते कहाँ पर पहुंचेगा भाई, ये पहुंच जाएगा आखिर में n माइनस r माइनस 1 पे पहुंचेगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये एग्जांपल हमने यहाँ से देख लिया कि हर बॉक्स में जो नंबर आएगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया। तो NPR सिंपली इस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम NPR कहते हैं। NPR, यहाँ पर एक कॉमा लगा दूं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, दैट इज NPR इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, करते करते n माइनस r माइनस 1। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 इंटू, इसको जरा खोलें, n माइनस r प्लस 1, क्या बना, n माइनस r प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। यही फार्मूला है एक्चुअली, यही NPR का फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा यूज़ करने में ज़्यादा आसान नहीं है, इसको उस फॉर्म में लेकर आना है हमें। कौन से फॉर्म में, जो हम पहली वीडियो में बात कर चुके थे कि NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ऑन n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्म में लेकर आना। इस फॉर्म में लेकर आने के लिए आप इसको ऊपर जो है ना n फैक्टोरियल बनाना है आपने, ये देखो n फैक्टोरियल बनाना है। तो n फैक्टोरियल बनाने के लिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको पहले से आइडिया होगा इस चीज़ का, लेट्स से 4 फैक्टोरियल है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है और इसको यूँ भी लिखा जाता है, दिस बोथ आर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना हो उस नंबर से लेकर 1 तक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसकी फैक्टोरियल का मतलब ये है। तो अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो फिर हमें क्या करना होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 करते करते हमें कहाँ पहुँचना है, 1 तक पहुँचना है, 1 तक। लेकिन ये तो 1 नहीं है, ये तो 1 तक नहीं पहुँचा, अभी इसको आगे लेकर जाना है, थोड़ा सा आगे खोल के 1 तक बनाना है इसको। तो ज़रा देखिए, NPR equals to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 into n minus r plus 1। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा जी, एक कम कर दो ना, एक माइनस कर दो इसमें से, तो n माइनस r आएगा, n माइनस r आएगा, यानी कि n माइनस r प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 1 करेंगे, एक कम करने से 1 1 कैंसिल हो जाएगा और n माइनस r हो जाएगा, फिर एक और कम कर दो, n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, ये ज़रा राइट साइड को मुझे मिटाने दें। अच्छा, तो n माइनस r माइनस 1 हो गया, फिर एक बार और 1 कम कर दो तो n माइनस r माइनस 2 हो जाएगा। फिर मैं आगे डॉट डॉट कर देता हूँ, आखिर में हम लोग पहुँच जाएंगे 3
टू 1 पे क्यों पहुंचना है? क्योंकि देखिए आप, ये n भी कोई ना कोई नंबर है और ये r भी कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, दोनों बराबर है या r n से छोटा है। तो ये दो नंबर्स, लेट्स से n 10 है, r 5 है, तो 10 माइनस 5 हो गया। 5 में से आप पहले आपने 1 कम कर दिया, फिर अगली दफ़ा एक और 1 कम कर दिया, फिर आप 1 कम करते जाएंगे तो आखिर में 1 तक पहुंचना है। 1 तक पहुंचकर आपने रुक जाना है। तो यहाँ से आगे, यानी कि इस जगह से आगे तक, यहाँ से ये वाला पोर्शन मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। तो मैथ में तो आपको पता है कि जो चीज़ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं, उस चीज़ को आपने डिवाइड भी तो करना है, उसको आपने डिवाइड भी तो करना है। लिहाजा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई, देखिए n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, यहाँ तक पहुँच गया। आइए ज़रा इसको एक और स्टेप एक्सपेंड कर दें। तो अब यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ सबसे पहले शुरू में क्या है, n से 1 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, कम होते होते यह कहाँ पहुँच रहा है, 1 पे पहुँच रहा है। तो इन सब को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, सबको मिला के हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। जबकि आपके पास नीचे जो है ना, नीचे ज़रा देखिए तो n माइनस आर, फिर n माइनस आर में माइनस 1, यानी कि इसमें से 1 कम हो रहा है, फिर इसमें से मजीद 1 कम हुआ, n माइनस आर माइनस 2, फिर मजीद कम होते होते ये 1 पे जा रहा है। तो ये बन गया जी n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ तक तो हम अपने उन बॉक्सेस की मदद से पहुँच रहे थे यहाँ तक। फिर इसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, सिंपली n माइनस आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। एक्चुअली n माइनस आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देखो ये n माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 3, n माइनस आर माइनस 4। तो ये एक एक कम होता जा रहा है ना, n माइनस आर में से, n माइनस आर में से 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, होते होते ये 1 तक पहुँच गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये n माइनस आर का फैक्टोरियल है। और यही चीज़ नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो आसान अल्फाज में n माइनस आर फैक्टोरियल को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, लेकिन इसको ओपन करके आप करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई, ताकि आपको समझ लगे कि ये पूरा मिल के जो है वो n का फैक्टोरियल बन रहा है। एक्चुअली n में से 1 कम हुआ, n में से फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ। लाइक यहाँ पर फैक्टोरियल देखो ना, 4 में से 1 कम हुआ तो 3 बना, 4 में से 2 कम हुआ तो 2 बना, तो 4 में से मजीद 1 कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा तो 1 बनेगा। तो ये 4 का फैक्टोरियल बनेगा। एक्चुअली ये 4 का फैक्टोरियल बनेगा। तो इसी तरीके से n में से आप एक एक कम करते जाएं और 1 तक पहुँचें तो n का फैक्टोरियल है। n माइनस आर में से आप एक एक कम करते जाएं और 1 तक पहुँचें तो n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला आ गया जी, n पी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने से पहले छोटी सी एक बात मैं आप लोगों को समझाता चलूँ कि फैक्टोरियल में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि भाई किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो उस नंबर्स में से आप एक एक कम करते जाओ हर स्टेप में। 5 में से 1 कम किया, 4 में से 1 कम किया, 3 में से 1 कम किया, 2 में से 1 कम किया, 1, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 का फैक्टोरियल है। तो अगर आप हमें जो है ना 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, यानी n इक्वल्स टू 5 और r भी 5 गिवन हो, आपसे कहा है कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 तस्वीरें हैं और 5 के 5 को अरेंज करना है, एट ए टाइम 5 के 5 को उठाते हुए अरेंज करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, NPN। और NPN किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। NPN किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर। कैसे, देखो ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हो गए और सपोज कर लो हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और उनको अरेंज करना है। अच्छा, मुझे ज़रा ये पेन सेलेक्ट करने दें। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 के 5 डिजिट्स हैं, इनको अरेंज करना है मुख्तलिफ, किसी को पहले किसी को बाद में रखते हुए। और हमारे पास 5 बॉक्सेस भी 5 हैं। सो n इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू 5। सो NPN r की जगह भी 5 आ गया, r की जगह भी 5 आ गया और n की जगह भी 5 आ गया, तो हम इसे कहते हैं NPN कहेंगे, r और n जब इक्वल है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे
इस फॉर्मूले को NPN को NPN इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में रखो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल होना था ना, लेकिन r की जगह क्या है, r की जगह तो n है, सो n माइनस n फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये n फैक्टोरियल अपान n माइनस n 0 फैक्टोरियल हो रहा है। और हमने अभी अभी बात की थी कि भाई NPN जो है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। देखते हैं NPN n फैक्टोरियल के बराबर होता है या नहीं होता। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस प्लेस को फिल करने की कितने ऑप्शन है मेरे पास, 5 डिजिट्स हैं, 5 में से किसी एक को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। एक को जब रखा तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचेंगे, 4। दूसरे को मैंने रखा, इसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 डिजिट्स मजीद बचेंगे। फिर इसको फिल करने के लिए 2 डिजिट्स बचेंगे और इसको फिल करने के लिए एक ही डिजिट बचेगा। तो इसका मतलब इन सबको फिर मल्टीप्लाई कर देना है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 NPN, यहाँ पर मैंने n भी 5 लिया और r भी 5 बॉक्सेस लिया ना, बॉक्सेस का मतलब r था ना, तो 5p5 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, देखो 5 का फैक्टोरियल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, हो रहा है। लेकिन यहाँ पर NPN के फॉर्मूले से जब हम इसको खोलते हैं तो फिर यहाँ 0 फैक्टोरियल आ रहा है, इट शुड बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल के बराबर सिर्फ उसी वक्त होगा जब 0 फैक्टोरियल किसके बराबर हो, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर हो, इस डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही के बराबर होता है, तो हमें पता है। और किसी दूसरे नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो ये तो हमें उसको जस्ट ओपन करके हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन 0 का फैक्टोरियल याद रखना है कि ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और मैंने बता दिया कि क्यों होता है ऐसा, इसलिए कि जब हम NPN को ओपन करते हैं तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि n जो है यहाँ r रखना था हमने, r और n की वैल्यू सेम है, r 5 है और n भी 5 है, r 10 है n भी 10 है, तो उस केस में यहाँ पर 0 बन रहा है। लेकिन आंसर आना चाहिए, देखो प्रैक्टिकली हमने करके देखा यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से, आंसर आना चाहिए 5 यानी n फैक्टोरियल के बराबर, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसी नंबर के फैक्टोरियल निकालने के बराबर आने चाहिए। तो बराबर कब आएगा, बराबर सिर्फ उसी वक्त आएगा, फॉर्मूले से जब हम ओपन करें तो बराबर कब आएगा, सिर्फ उसी वक्त आएगा जब हम इस 0 फैक्टोरियल की जगह क्या रखें, 1 रखें। तो इससे साबित होता है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा ना। तो होपफुली आप लोगों को इस फॉर्मूले की डेरिवेशन और 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मजीद एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं, परम्यूटेशन को आगे लेकर चलते हैं।